आया हुआ है और जब भी कोई आईपीओ आते हैं हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम उसकी इंडस्ट्री के बारे में समझ सके, इंडस्ट्री कैसा ग्रोथ करेगी, कौन से और प्लेयर है इस इंडस्ट्री में, और दोस्तों साथ में आस्क को भी समझने का एक मौका मिलता है। तो दोस्तों आज के सेशन हम आस्क ऑटोमेटिव के बारे में जानकारी लेंगे। हम ये जो इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती है वो इंडस्ट्री को समझेंगे कि अगर हम इस इंडस्ट्री में पैसा लगाते हैं तो कितना ग्रोथ हम उम्मीद कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री की क्वालिटी कंपनीज देखने का प्रयास करेंगे कि कौन सी कंपनी है जिनके पास अच्छा मार्केट शेयर है, कम डेप्थ से ज्यादा धंधा कर पाती है, राइट। और जो आज तो आप में से वो लोग जो ये जानने के लिए वीडियो देख रहे हैं कि किधर खुलेगा, उनको दोस्तों ये काम दे लगे। हमारे रिव्यू दोस्तों उनको काम लग सकती है जो लोग लॉन्ग टर्म विजन लेके चलते हैं, वो जानने का प्रयत्न करते हैं कि सबसे बढ़िया कंपनी कौन सी है जिधर में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, राइट। सो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ये सारे अपडेट आपको रेगुलरली मिलते जाए। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये है दोस्तों आस्क ऑटो जो नया आईपीओ आया हुआ है। 9 तारीख के बीच में दोस्तों ये आईपीओ रिलीज हुआ था। प्राइस बैंड 262 टू 282, तो आप अंदाजे से गिन सकते हो 282 रुपीज में आप आईपीओ अप्लाई करने वाले थे। 2 रुपए की फेस वैल्यू है, मार्केट लॉट 53 रुपीज का है। तो ये तो बेसिक जानकारी हो गई। इसमें खास चीज ये ध्यान रखने जैसी है कि चलो 282 में हमें ऑफर की जा रही है, राइट। तो ये ऑफर कैसी है, तो कौन है आस्क? They supply safety systems and critical engineering solution with in-house designing, developing and manufacturing capabilities. Things are powertrain agnostic, catering to electrical vehicle (EV) as well as internal combustion ICE original equipment manufacturers. दोस्तों 1989 से इन्होंने बिजनेस शुरू किया था कि ब्रेक शू प्रोडक्ट के साथ, और आज दोस्तों इनके पास कई डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट ऑफरिंग है। आज दोस्तों इनको एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम से 42% टर्नओवर आता है और एल्यूमिनियम लाइट वेइंग प्रिसीजन सॉल्यूशन से 39% सेल्स आता है। तो मेजर मोटा मोटा सेल्स इनको ये दो जगह से आता है। सप्लाई कितने करते हैं? ये लोग सप्लाई करते हैं द ऑटोमोटिव सेक्टर फॉर टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल एंड कमर्शियल व्हीकल। ऑलराइट, कंपनी का प्रमोटर कौन है दोस्तों? तो कंपनी के प्रमोटर कुलदीप सिंह राठी, विजय राठी, ये दोनों के पास दोस्तों करीबन 19% शेयर होल्डिंग ऑलरेडी है। बाकी का 9%, बाकी का 10% भी दोस्तों बटा हुआ है इन्हीं प्रमोटर फैमिली के अंदर। तो यहाँ पे जैसा आप देख रहे हो कोई बड़े इन्वेस्टर शेयर होल्डर दोस्तों आपको नजर नहीं आ रहे। ऑब्जेक्ट क्या है ये आईपीओ लाने का? दोस्तों ये जानने के लिए हमको ऑफर समझनी पड़ेगी। दोस्तों यहाँ पे ऑफर फॉर सेल यानी जो इनके ऑलरेडी एक्जिस्टिंग स्टेक होल्डर है वो अपना स्टेक बाजार में बेचेंगे। तो सीधी बात है दोस्तों, कोई फंड कंपनी के पास यहाँ पे नहीं आने वाला है। ये जो आईपीओ से जो फंड रेज होगा, ये फंड रेज का फायदा प्रमोटर स्टेक होल्डर को होगा। दोस्तों कुलदीप सिंह राठी 2 करोड़ शेयर करीबन दोस्तों आईपीओ में देंगे, तो 584 करोड़ रुपीज कुलदीप सिंह राठी के पास जाएगी और विजय राठी जी के पास 250 करोड़ जाएंगे। तो दोनों का मिलकर जो फंड होगा ये पूरा प्रमोटर के पास। तो यहाँ पे ऐसा ना मानिएगा कि जो फंड रेज हो रहा है इससे कोई कंपनी डेप कम करेगी, एक्सपेंशन में काम लगेगी, नहीं दोस्तों। ये पूरा फंड किसके पास जाने वाला है? स्टेक होल्डर जो एक्जिस्टिंग है उनके पास। 835 करोड़ का आईपीओ यानी ऐसा नहीं कह सकते बहुत बड़ा आईपीओ है। आप देखते हो दोस्तों कितने आईपीओ आते हैं भारत में, करीबन 40-50,000 करोड़ का दोस्तों फंडिंग मिल जाता है। तो भी 800 करोड़ का आईपीओ है तो सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन ऐसी कंपनी का होगा तो लगेगा, नहीं लगेगा ये भी होगा यहाँ पे, राइट। तो अब दोस्तों कंपनी की फाइनेंशियल डिटेल जानते थे कि कंपनी कैसी है। हमने अब तक जो डिटेल देखी उसमें क्या जाना, ये कंपनी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती है, इसमें कोई बड़े बाहर के इन्वेस्टर नहीं है, जो भी स्टेक है सब प्रमोटर्स का है, राइट। अब कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के मुझे लग रहा है सबसे पहली चीज मेरी नजर आती है इक्विटी कैपिटल के ऊपर। कंपनी में कैपिटल 40 करोड़ का दोस्तों लगा हुआ है और ये पूरा कैपिटल किसका है? स्टेक होल्डर्स। 1989 से दोस्तों एक्जिस्टेंस में है। तो कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी की है, करते थे उसमें करीबन 20 रुपया डिविडेंड में भी बढ़ता था, बाकी का रुपया रिजर्व में आता होगा। तो टोटल इक्विटी हम लेटेस्ट देखे तो दोस्तों 680 करोड़ की टोटल इक्विटी है, राइट। तो कंपनी बनी 40 करोड़ से, पर आज टोटल इक्विटी करीबन 700 करोड़ कैसे हुई? कंसिस्टेंट नेट प्रॉफिट से। तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होगी जिससे उनकी इक्विटी बढ़ती जा रही है। दोस्तों कंपनी टर्नओवर कितना करती है? 2021 में 1500 करोड़ का टर्नओवर था, जो बढ़ते बढ़ते पिछले साल 2500 2555 करोड़ का टर्नओवर हुआ है। तो यस दोस्तों, हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत छोटी कंपनी है, ऐसा नहीं है। कंपनी सफिशिएंट एक अच्छा टर्नओवर करती है 2500 करोड़ का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। प्रॉफिटेबिलिटी भी कंसिस्टेंट है। 21-2000 में दोस्तों 100 करोड़ का प्रॉफिट, 106 करोड़। पिछले साल तो हम जानते हैं सबके प्रॉफिट गिरे थे दोस्तों इन्फ्लेशन से, इनके भी प्रॉफिट 83 करोड़, और ये साल हमने 123 करोड़ के प्रॉफिट तो देखे। इस साल और प्रॉफिट दोस्तों बढ़ेंगे। दोस्तों ईपीएस कितना है? 6.18 रुपीज का मेरा ईपीएस। तो मैं 282 रुपीज दे रहा हूं, मुझे क्या मिल रहा है? मुझे 6.18 रुपीज दोस्तों यहाँ पे मिल रहा है। गॉट इट। एनएवी 32.66 है दोस्तों, एनएवी यानी आप बुक वैल्यू समझ लो। मैं 282 रुपीज दे रहा हूं, मुझे आज क्या मिल रहा है? मुझे आज मिल रहा है 32 रुपीज का मेरा वैल्यूएशन और 6 रुपए की सालाना अर्निंग। इन दोनों रुपयों से दोस्तों भाव बनता है। ये भी ध्यान रखो दोस्तों कि कंपनी पे बोरोइंग है, करीबन मैं कह सकता हूं 400 करोड़ की बोरोइंग है। तो अंदाजे से 30-40 करोड़ रुपया दोस्तों इंटरेस्ट में भी जाता होगा, जो आपके प्रॉफिट को कम करता है, राइट। तो 400 करोड़ की बोरोइंग को हम बहुत कम भी नहीं कहेंगे, राइट। एक अच्छी खासी बोरोइंग कंपनी पे है, और ये आईपीओ से जो फंड रेज होगा उसमें बोरोइंग कम नहीं होने वाली है, क्योंकि फंड पूरा प्रमोटर के पास जाएगा। तो ध्यान रखो दोस्तों, अगर आप इस कंपनी में निवेश कर रहे हो 400 करोड़ की बोरोइंग भी आपके साथ आ रही है। गॉट इट। तो एसेट और इक्विटी प्लस लायबिलिटी में देखो, जैसे मेरी पहली नजर की तरफ जाती है इक्विटी, तो बात हो गई इक्विटी 40 करोड़ की, टोटल इक्विटी करीबन 700 करोड़ की। टोटल इक्विटी टू बी एग्जैक्ट 678 करोड़ के सामने बोरोइंग दोस्तों, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग मिलके 86 करोड़ का होता है। तो दोस्तों डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हाई है। मैं ये नहीं कहूंगा बहुत हाई है, पर दोस्तों कंफर्टेबल रेंज के करीब है, राइट। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कंपनी में निवेश कर रहे हैं वहां पे डेप्ट है। अगर आपको कोई चॉइस मिले जहां पे कम डेप्थ से अगर कंपनी इतना ही टर्नओवर करे तो समझना होगा वो दूसरी कंपनी में निवेश करना चाहिए, राइट। नजर जानी चाहिए मेरी ट्रेड रिसीवेबल पे। दोस्तों करीबन 250 करोड़ का ट्रेड रिसीवेबल रहता है। अब 2500 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनी पे 250 करोड़ का ट्रेड रिसीवेबल यानी करीबन 10% टर्नओवर उधारी पे है, राइट। कोई दिक्कत की बात नहीं दोस्तों, इनके जो कस्टमर होते हैं वो ओईएम होते हैं, तो वहां पे ऑलमोस्ट आपकी साइकिल महीने 1.5 महीने की रहती है, तो इनकी भी साइकिल, राइट। दूसरा मेरा ध्यान जाता है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के ऊपर। दोस्तों करंट एसेट 495 करोड़ की है और करंट लायबिलिटी भी 480 करोड़ की है। तो दोनों में ऐसा नहीं कि ह्यूज डिफरेंस है दोस्तों, दोनों एक जितनी करीबन है, राइट। तो ये रेशियो इतना फेवरेबल नहीं हुआ। टोटल एसेट वन, हाँ। अब दोस्तों टोटल एसेट को टोटल लायबिलिटी से कंपेयर करते हैं। टोटल एसेट 1400 करोड़ की मुझे यहाँ दिख रही है, जबकि टोटल लायबिलिटी उनकी 765 करोड़ की है, तो करीबन 50% है। कभी हम नहीं कहेंगे बहुत अच्छी है, अच्छी नहीं है, बुरी नहीं है, एवरेज, राइट। तो बैलेंस शीट के डेटा देख के हम कह सकते हैं कि यस
एज पर बैलेंस शीट हम इसको 5 स्टार रेटिंग तो नहीं देंगे, पर बिल्कुल बुरे 1 स्टार रेटिंग भी नहीं देंगे। ये एक एवरेज कंपनी हुई, राइट फ्रेंड्स। अब की बात है, कंपनी एक वेल एस्टैब्लिश्ड मैन्युफैक्चरर है और इनको जितनी भी आप जो बड़े-बड़े नाम सुने हैं ओरिजिनल टू व्हीलर या थ्री व्हीलर की कंपनियों के दोस्तों, बड़ी-बड़ी कंपनियों के लोग माल सप्लाई करते हैं। तो इनके रिलेशनशिप करीबन 20-25 साल पुराने हैं इन लोगों के पास, तो ये एक अच्छी खासी वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी है, राइट। पर चलो इससे हम 282 यानी 9 गुना बुक वैल्यू से ज्यादा दाम क्यों दें, राइट। ये डेटा देखने के लिए कुछ क्वांटिटेटिव फैक्टर देखते हैं। क्वांटिटेटिव में एक ईपीएस आया, हमने पहले देख लिया 6 रुपए ईपीएस है दोस्तों, 46 का पी पिछले साल का होगा। चलो ये साल आपका प्रॉफिट और बढ़ेगा, मेरे हिसाब से 8-9 रुपए का ईपीएस साल आना चाहिए। इसके हिसाब से हम अगर फॉरवर्ड पी देखें तो 31 के आसपास का फॉरवर्ड पी बनता है। हम नहीं कह सकते बहुत महंगा है, पर बहुत ही लुक्रेटिव ऑफर भी नहीं हुई जो आपको ईसाफ में एकदम लुक्रेटिव ऑफर मतलब सस्ता उन्होंने दिया हुआ था। ऐसा यहाँ पे आज हमको बहुत सस्ता तो नहीं मिला, राइट। रिटर्न ऑन नेटवर्क 19%, ये अच्छे दोस्तों, रिटर्न ऑन नेटवर्क गुड। एनएवी हमारी पहले बात होगी दोस्तों, बुक वैल्यू का 9 रुपया दाम दे रहे जो ज्यादा है, राइट। सो नाउ लेट अस चेक दिस ऑल डेटा फॉर देयर पीयर ग्रुप। तो पीयर ग्रुप में प्रॉपर कौन आएगा? जैसे पीयर ग्रुप में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आप देखो तो ओईएम कंपनीज नहीं आएगी जो सही में गाड़ियां बनाती है। ये खुद कौन है दोस्तों? ऑटोमोबाइल एसेसरी की कंपनी हुई, एंसिलरी की कंपनी हुई। तो इनका कंपैरिजन आपकी उनकी जैसी कंपनी से होगा। सबसे बड़ी कंपनी दोस्तों मदरसन सुनी है, जो यहाँ पे हमने कंपैरिजन में नहीं ली हुई है। मदरसन सुनी एक लीडिंग और सबसे बड़ा टर्नओवर करने वाली कंपनी हुई, राइट। लेकिन मदरसन के अलावा जो आस्क जैसा धंधा करती है वैसी कंपनी को यहाँ पे कंपेयर किया है। इन लिस्ट में एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी दोस्तों, जिनका आईपीओ कुछ साल पहले आया था दोस्तों, ये 8,000 करोड़ का टर्नओवर कर रही है। उनो मिंडा करीबन 11,000 करोड़ का, सुप्रजित 2700 करोड़ का, और कल्याणी ग्रुप जो कि एक वेल नोन पुराना ग्रुप है, उनकी भारत फोर्ज 13,000 करोड़ का टर्नओवर। तो सबसे बड़े जो टर्नओवर करने वाली कंपनी मुझे कौन सी मिली दोस्तों? उनो मिंडा एंड भारत फोर्ज। ये दो कंपनी पे दोस्तों ज्यादा ध्यान दिया जा सकता है क्योंकि इनके पास बड़ा मार्केट है, राइट। अब ये जो प्रोडक्ट बनाते होंगे, ये जो ओईएम के लिए काम करते होंगे, पर इनका जो काम है वो बड़ा टर्नओवर इनको देता है, ये चीज समझ में आती है, राइट। तो लीडिंग कौन हुआ दोस्तों? भारत फोर्ज एंड उनो मिंडा, और ये दोनों अपनी आस्क से 5 गुना बड़ा टर्नओवर करते हैं, तो डेफिनेटली दे आर लीडर। रिटर्न ऑन नेटवर्क अगर मैं देखूं तो देखो भारत फोर्ज का बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि भारत फोर्ज के डेप्ट बहुत ज्यादा है। डेप्ट होती है तो प्रॉफिट आ जाती है, जिसके कारण रिटर्न ऑन नेटवर्क कम मिलते हैं। तो भारत फोर्ज के रिटर्न ऑन नेटवर्क अच्छे नहीं है, पर उनो मिंडा एकदम बढ़िया और फैंटास्टिक रिटर्न ऑन नेटवर्क दोस्तों। कम डेप्ट, बड़ा टर्नओवर, हाई कंसिस्टेंसी इन प्रॉफिटेबिलिटी और रिटर्न ऑन नेटवर्क देखिए बढ़िया, तो हमें उनो मिंडा को थम्स अप देना होगा। यस, उनो मिंडा को हम 4 या 5 स्टार रेटिंग दे सकते हैं, पर आस्क को हम 3 स्टार रेटिंग दे सकते हैं, राइट। डेप्ट भी इनके सर पे ज्यादा है, टर्नओवर कम करते हैं। उना की खासियत क्या? डेप्ट कम, टर्नओवर ज्यादा, राइट। दोनों मिंडा में ज्यादा वेल्थ क्रिएट होने की संभावना हो सकती है। ये दिस इज द बिगिनिंग ऑफ रिसर्च, हम आगे देखेंगे। बाकी केपीआई अगर हम देखें तो देखो केपीआई में सबसे बड़ा तो क्या है? मार्केट शेयर किसका ज्यादा है, तो उसमें तो चलो उनो मिंडा का ही नाम आ गया। मार्जिन भी दोस्तों, प्रॉफिट मार्जिन आप देखो तो ये भी उनो मिंडा के ही ज्यादा है, क्योंकि मैंने पहले बताया दोस्तों ये कम डेप्थ से ज्यादा टर्नओवर करते हैं। आप डेप्थ टू इक्विटी रेशियो देख सकते हो दोस्तों, सबसे कंफर्टेबल दोस्तों उनो और एंड्योरेंस का है, राइट। तो उनो धंधा भी ज्यादा करे, कम डेप्थ से काम करे, तो हमारी प्रायोरिटी उनो पे ज्यादा जानी चाहिए, राइट। रिटर्न ऑन इक्विटी उनो मिंडा अच्छी है। कंसीडरिंग दिस डेटा माय वेटेज गोज मोर टुवर्ड्स उनो मिंडा। मैंने आपको बताया भारत फोर्ज पे डेप्थ ज्यादा है, देखो कैसे पता चली, इधर आप देख सकते हो दोस्तों, डेप्थ टू इक्विटी रेशियो 1.02, यानी जितनी टोटल इक्विटी है भारत फोर्ज की उतनी ही डेप्थ है। तो ये ह्यूज डेप्थ हुई दोस्तों, ऐसी कंपनियों में थोड़ा रिस्क रहता है, राइट। फेवरेबल कौन है? एंड्योरेंस और उनो मिंडा, बराबर दोस्तों। ये डेटा हम लोगों ने डिस्कस किया दोस्तों, चार्ट में आपके सामने बता देता हूं। देखो एंड्योरेंस का आईपीओ बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2017 में इनका आईपीओ है, उसके बाद ऐसा नहीं है कि बहुत चला है, राइट। एक रेंज में एंड्योरेंस रहा, लेकिन कारण भी है 2017 के बाद ऑटोमोबाइल में दुनिया भर में मंदी चल रही थी, तो उसकी इफेक्ट कंपनियों पे पड़ेगी। तो मंदी की इफेक्ट 2017 से और तभी इनका आईपीओ, इसलिए हमने बहुत ज्यादा वेल्थ यहाँ पे नहीं देखी। अच्छा समय इन्होंने बिताया ही नहीं है अभी, राइट, क्योंकि जो अच्छा समय था 2000 से लेकर 2017 तक का ऑटो का, उसमें ये लिस्टेड नहीं थे, बराबर। तो इनको बराबर नहीं रहेगा अगर हम इनको कंपेयर करें दूसरी पुरानी लिस्टेड कंपनियों के साथ, राइट। तो उनो मिंडा, राइट, 120 गुना भाव पिछले 19 साल में हुआ है, तो ह्यूज वेल्थ क्रिएशन उनो मिंडा ने करके दिया दोस्तों। इसमें खास क्या है कि खाली उनो मिंडा नहीं, आपको ऑटो में कई कंपनियां मिलेगी जिन्होंने बहुत बढ़िया पैसा कमा दिया है। क्यों? क्योंकि इंडिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बड़ी छोटी थी। 2017 तक के इस दौर में दोस्तों जबरदस्त ग्रोथ, 2017 के बाद मंदी आई ऑटोमोबाइल में, पर पिछले 2 साल से वापस से अच्छा ग्रोथ है दोस्तों। इसकी इफेक्ट भी आप देख रहे हो, 2017 के बाद कितने लंबे समय तक उनो मिंडा नहीं चली, करीबन 3 साल के बाद, 3 साल तक। तो ये करेक्शन था, क्यों? क्योंकि ऑटोमोबाइल क्षेत्र पूरा लो वॉल्यूम से जूझ रहा था। इन्होंने ब्रेकआउट दिया दोस्तों 2022 में और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। दोस्तों अगर उन्होंने किसी ने 19 साल पहले पैसे लगाए, आज उनके इन्वेस्टमेंट का 30% उनको सालाना डिविडेंड मिल रहा है। एक तो कंसिस्टेंट डिविडेंड आया, और दूसरा लाख के सामने 30,000 रुपया आज उनको डिविडेंड आ रहा है, राइट। सो इट्स अ गुड कंपनी, नो डाउट अबाउट इट। हियर इज सुप्रजीत, इसने भी दोस्तों 100 गुना करके दिया है 20 साल में। इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड 28 का डिविडेंड आ रहा है, राइट। यहाँ पे आप देख रहे हो वॉलेटिलिटी ज्यादा है, देखा। उनो मिंडा करेक्शन में थी, ये गिरी, राइट। गिरावट क्यों ज्यादा है दोस्तों? पूरे समय में ही फंडामेंटल्स पता चलते हैं दोस्तों। हमने अभी डेट टू इक्विटी रेशियो देखी, हमने अभी प्रॉफिट मार्जिन देखी, ये सब चीजों पे दोस्तों इफेक्ट करता है, राइट। सो बेटर कौन रहा? उनो। भारत फोर्ज दोस्तों, जब हमने 2017 में मंदी देखी तो भारत फोर्ज की तो मंदी एडवांस में 15 से शुरू हो चुकी थी, जो अब तक थी 2022 तक, तो लंबे 6 साल इन्होंने मंदी के बिताए। क्यों? हाई डेप्ट। अब जब सारी कंपनियों की गाड़ियां बिक रही है दोस्तों, ओवरऑल ऑटो वापस से अच्छे वॉल्यूम करने लगा है, तो भारत फोर्ज ने भी ब्रेकआउट दिया। पर दोस्तों दोनों में से बेहतर कौन? भारत फोर्ज की उनो मिंडा, नो डाउट अबाउट इट। 2021 में ही उनो मिंडा के इन्वेस्टर समझ चुके थे अब मजा आए, राइट। भारत फोर्ज में थे तो अभी जस्ट इन्होंने ब्रेकआउट दिया, तो ये अंडर परफॉर्मर है दोस्तों। खाली चलने से मत देखो क्या अच्छा है, राइट। ओवरऑल बिहेवियर भी देखना चाहिए, जब गिरावट आती है तो परफॉर्मेंस कैसा रहता है, ऑलराइट। इंडस्ट्री देख लेते हैं अभी दोस्तों। अभी हमने क्या देखा अब तक? अब हम इंडस्ट्री देख के अंदाजा लगाएंगे कि भाई पैसा लगाए कि नहीं लगाए। आज हो, सुप्रजीत हो, भारत फोर्ज हो, या कहीं भी ऑटोमोबाइल में पैसा डालना चाहिए, राइट। तो फ्रेंड्स, इंडस्ट्री ओवरव्यू फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। सबसे पहले दोस्तों हम ये देख लें कि हम जब भारत की बात कर रहे हैं तो भारत का जीडीपी ग्रोथ कैसा हो रहा है। अगर भारत का जीडीपी ग्रोथ अच्छा है, यहाँ पे आपको गाड़ियों की बिक्री भी अच्छी मिलने वाली। फंड से आप कंपेयर करो, चाहे वर्ल्ड हो, दुनिया 3% से बढ़ेगी दोस्तों, भारत 6% से बढ़ेगा। तो ये क्लियर हो, दुनिया से डबल स्पीड से हमारा भारत दौड़ने वाला है। दूसरी कोई कंट्री दोस्तों आपको भारत से ज्यादा ग्रोथ में आपको मेजर इकोनॉमी नहीं मिली। सो अगर इंडिया ग्रो करता है तो दोस्तों इंडिया में अलग अलग इंडस्ट्री को फायदा मिलता है, तो ऐसे में ऑटोमोबाइल को भी फायदा मिलता है, राइट। ऑटोमोबाइल सेगमेंट में पर्टिकुलरली देखो तो यहाँ पे हमने खाली डोमेस्टिक सेल्स वॉल्यूम की बात की है, मतलब अपनी ऑटोमोबाइल की कंपनियां जो बाहर माल बेचती है उनकी बात नहीं की है। डोमेस्टिकली बिक्री कितनी हुई,
तो कॉमर्शियल व्हीकल में करीबन 1 करोड़ गाड़ियां बिकती है, हम ये कह सकते हैं अभी। 2028 में ये 2-4% से बढ़ेगा। तो अगर मैं कॉमर्शियल व्हीकल में पैसा लगाता हूँ, मुझे समझ लेना चाहिए ग्रोथ कितना मिलेगा, 2-4%। मुझे ज्यादा ग्रोथ कितना मिलेगा दोस्तों, पैसेंजर व्हीकल में। करीबन 39 लाख पैसेंजर व्हीकल बिकते हैं, 3.9 मिलियन यानी 39 लाख गाड़ियां भारत में बिकती है। तो 2028 तक दोस्तों करीबन 56 लाख गाड़ियां सालाना भारत में बिकेगी। 6 to 8% कगार से दोस्तों वॉल्यूम बढ़ेगी। तो अगर 6-8% से दोस्तों वॉल्यूम बढ़ते हैं, तो पैसेंजर व्हीकल की अगर कोई कंपनी में पैसा लगाते हो दोस्तों, 12-13% से ग्रोथ उम्मीद कर सकते हैं, राइट। टू व्हीलर्स की कंपनियां दोस्तों करीबन 1.5 करोड़ का माल बेचती है, 1.6 करोड़ के टू व्हीलर बिकते हैं। 2028 में हम करीबन 2.6 करोड़ के व्हीकल बेचेंगे, यानी 9-11% से टू व्हीलर के वॉल्यूम बढ़ेंगे। तो टू व्हीलर में अगर हम इन्वेस्टेड है, जहां पे हमें 12-14% का ग्रोथ, 12 से 15% का ग्रोथ मिल सकता है। थ्री व्हीलर करीबन 5 लाख सालाना थ्री व्हीलर बिकते हैं, 9.5 लाख थ्री व्हीलर बिकेंगे, 13-15% के कगार से बढ़ेगा। तो सबसे तेजी से क्या बढ़ने वाला है, थ्री व्हीलर बढ़ने वाला है। तो आप अगर थ्री व्हीलर सेलिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करोगे, थ्री व्हीलर प्रोडक्शन कंपनी में अगर इन्वेस्ट करेंगे, तो आपका पैसा 15-20% से बढ़ सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे अंदाजा लगा दो, थ्री व्हीलर के लीडर कौन है, बजाज ऑटो। टू व्हीलर के लीडर कौन है दोस्तों, हीरो। पैसेंजर व्हीकल के लीडर कौन है, मारुति। और कॉमर्शियल व्हीकल के लीडर कौन है, टाटा, राइट। पर सबसे ज्यादा बिकने वाला है दोस्तों, ग्रोथ इसका होने वाला है 3 and 2। तो ध्यान रखो दोस्तों, जब पैसा लगाते हैं ग्रोथ ज्यादा होगा तो हमारी कंपनियां ज्यादा दौड़े। दोस्तों सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे टू व्हीलर के साथ। दोस्तों टू व्हीलर आप देख सकते हो पिछले सालों में अच्छा ग्रोथ नहीं रहा, इसका नेगेटिव ग्रोथ है, राइट। 2019 में आपको सबसे ज्यादा वॉल्यूम दिख रहा है, 2019 से हमने कंटिन्यू गिरावट देखी। 2019 में 21+3 यानी 25, हम कह सकते हैं करीबन 2.5 करोड़ टू व्हीलर बिकते थे, जो अभी 2022 तक गिरते गिरते 1.8 करोड़ गाड़ियां बिकती थी। तो कंटिन्यू दोस्तों बुरा समय टू व्हीलर में चल रहा था। 2023 यानी पिछले साल हमने पहली बार अप पिक देखा, पर अभी भी हम लाइफ टाइम हाई वॉल्यूम को पार नहीं कर सके थे। यानी 2019 में सबसे ज्यादा टू व्हीलर बिकते थे, अभी भी हम उतना धंधा नहीं कर रहे, ये साल भी दोस्तों नहीं पहुंचे, राइट। तो हम कह सकते हैं टू व्हीलर की बिक्री दोस्तों इंडिया में अभी अफेक्टेड है। इसीलिए जो सबसे बड़ी कंपनी है हीरो, वो भी दोस्तों जबरदस्त करेक्शन में पिछले 5 साल से है। क्यों? क्योंकि ओवरऑल टू व्हीलर ही नहीं बिके। पर दोस्तों आने वाले 5 साल में हम 8 to 10% की ग्रोथ की उम्मीद करेंगे। तो यस, इन कंपनियों को फायदा होना चाहिए। अगर आपके पास हीरो है तो कोई चिंता की बात नहीं है दोस्तों, राइट। हम लोग रिकमेंड नहीं करते हीरो, हम लोग जैसे जनरली बजाज ऑटो में इन्वेस्ट करते हैं। पर आपके पास हीरो है, आपके पास टीवीएस है, यस, इन सबका ग्रोथ होना है, नो नीड टू वरी अबाउट इट। क्वालिटी पैरामीटर आएंगे बात, राइट। पर वॉल्यूम इनके बढ़ने, राइट। अब इसमें सबसे ज्यादा माल किसका बिकता है? नंबर 1 इन टू व्हीलर इज हीरो, नंबर 2 इज होंडा, नंबर 3 दोस्तों आपका आता है बजाज और टीवीएस। हालांकि डोमेस्टिक देखें तो टीवीएस बजाज से भी आगे, पर बजाज का एक्सपोर्ट तगड़ा है, जिसके कारण क्या होता है, प्रोडक्शन बजाज टीवीएस जितना ही करता है, राइट। सो नंबर 1 इन टू व्हीलर इज हीरो, एंड देन कम्स योर होंडा, एंड देन कम्स बजाज एंड टीवीएस। बाकी सबके सेल्स बड़े कम है दोस्तों, राइट। अब हमारी यहाँ की कंपनियां जो एक्सपोर्ट करती है, तो जब एक्सपोर्ट करेगी पर माल तो इधर ही बन रहा है, इधर बन रहा है तो अंदर एनसीएल भी जाएंगे, राइट। तो अच्छी बात है, अगर एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया को इससे और फायदा है। सबसे बड़ा माल हमारा कौन लेता है, तो दोस्तों अफ्रीका 43% एक्सपोर्ट माल लेता है हमारा। सेकंड नंबर पे आता है यूएस, लेटिन अमेरिका, और थर्ड आता है दोस्तों एशिया। बड़ा खिलाड़ी कौन है इंडिया के लिए, माल कौन लेता है दोस्तों, अफ्रीका एंड यूएस आर टू लार्जेस्ट मार्केट फॉर इंडिया, जिधर हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। चलो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, धंधा बढ़ेगा, पर ईवी कितना पेनिट्रेट होगा, क्योंकि ईवी में जरूरी नहीं है सब ऑटो एंसिलरी के पेपर बनेंगे। अब इंडिया की ऑटोमोबाइल की एंसिलरी की कंपनियां क्या कर रही है दोस्तों, ईवी रिलेटेड सेट हो रही है, ईवी में जो चीजें चाहिए वो उनको दे रहे हैं, राइट। ईवी में भी वैल्यू एडिशन होता जा रहा है, तो ऑटो की कंपनी अपना धंधा अब किधर ढूंढ लेती है, ईवी में ढूंढ लेती है, राइट। पर ईवी कैसा पेनिट्रेट करेगा दोस्तों, ये डेटा आपके सामने है। 2018 में 0% पेनिट्रेट था, 2023 यानी इस साल, ये साल यानी 2024 में हम 4 से 6% का ईवी पेनिट्रेशन देखेंगे। तो अभी भी ईवी का पेनिट्रेशन दोस्तों काफी कम है, 100 में से खाली 4, 5, 6 गाड़ियां ईवी की बिकती है। कारण आपको बताइए दोस्तों, जबरदस्त बड़ी कीमत, बैटरी की कीमत बहुत ज्यादा, तो वैल्यू दिखती नहीं है इतनी सब्सिडीज के बावजूद भी, राइट। पर 2028 तक जाते जाते हम ईवी टू व्हीलर को 25% के आसपास का पेनिट्रेशन देखेंगे, यानी हर 100 में से 25 गाड़ियां कौन सी होगी, ईवी होगी। पर इसका मतलब 75 गाड़ियां दूसरी जो अभी है वो भी होगी, ऐसा नहीं कि वो नहीं होगी। 75 में एक्जिस्टिंग, 25 में ईवी। तो जो कंपनी है वो इधर भी ध्यान देगी, क्योंकि 2028 में भी 75% माल वो पुराना बिक रहा है, उनको सप्लाई तो करना है ना। क्या आज बोलेंगे नहीं ईवी आएगा धंधा बंद कर दो, थोड़ी चलेगा, फिर इनको माल कौन देगा, राइट। तो अभी भी बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडस्ट्री के पास है इनको माल देने की, और ईवी रिलेटेड धीमे धीमे सेट होने की, जो ईवी मार्केट कुछ है वो भी प्रोवाइड करते जाए। आज की आपकी सारी ऑटोमोबाइल की कंपनियां यही कर रही है, सारी ऑटोमोबाइल एंसिलर की कंपनियां यही कर रही है, ईवी रिलेटेड सेट हो रही है। पर जो दूसरा धंधा है उसको भी भूलती नहीं है ना, ईवी में कौन कर रहा है। तो ईवी में सबसे आगे कौन है दोस्तों, अभी ओला 21% का मार्केट के साथ ओला अव्वल है, और उसके बाद आती है दोस्तों ओकिनावा। सोचो देखो, ओकिनावा के मालिक गए थे जापान, ओकिनावा में, वहां उन्होंने देखा कि ज्यादातर ईवी इस्तेमाल होता है और एयर क्वालिटी उनकी बहुत अच्छी है, पॉल्यूशन कम रहता है, तो इन्होंने यहाँ पे इंडिया में जो लॉन्च की उसका नाम भी ओकिनावा रख दिया। पर देखो बढ़िया धंधा कर रहे हैं ना, हीरो से ज्यादा ये बेच रहे। तो हीरो के पास लेगेसी है, ओकिनावा के पास लेगेसी नहीं थी, एम्पियर के पास नहीं थी, एक्सर के पास नहीं थी, ये बिना लेगेसी की कंपनी है, पर देखो बढ़िया कर रही है ये, राइट। तो नंबर 1 ओला, अगेन दिस वर आल्सो विदाउट लेगेसी, ओकिनावा नंबर 2, फिर नंबर आता है हीरो, एम्पियर, इन सब कंपनियों का, राइट। ईवी में दूसरी कंपनियां अच्छा कर रही है, हम कह सकते हैं। तो आप देख सकते हो 2019 में टू व्हीलर की ही तरह थ्री व्हीलर भी करीबन 7+5 करीबन 12 लाख थ्री व्हीलर दोस्तों सालाना बिकते थे। घटते घटते 2021 में दोस्तों काफी गिरे हुए थे, 2022 से वापस से अपटिक आया, पर अभी भी अपटिक इतना नहीं है कि लाइफ टाइम हाई जो वॉल्यूम थे थ्री व्हीलर के उसको पार किया हो, राइट। तो अभी भी अफेक्टेड है, पर नेक्स्ट अपकमिंग दोस्तों 6 इयर्स में हम 9-11% का दोस्तों ग्रोथ यहाँ पे देखेंगे, राइट। तो गुड ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड इन थ्री व्हीलर। थ्री व्हीलर का राजा कौन दोस्तों, 56% का एक तगड़ा मार्केट आपके बजाज के पास है, और फिर आता है टीवीएस, पियागो, महिंद्रा वगैरह वगैरह। पर सबसे तगड़ा मार्केट किसका है, बजाज का। तो मतलब यहाँ पे अगर 9% से ग्रोथ होगा, करीबन हम कह सकते हैं 13 लाख व्हीकल बिकेंगे इस साल 2028 में, और 28 तक गाड़ियां बिकती जाएगी, तो माल तो बजाज का बिकने वाला है दोस्तों। तो बजाज को डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए। दूसरा मैं बता दूं दोस्तों, बजाज इज अ डेट फ्री कंपनी, कोई प्रकार की डेट नहीं है, कंसिस्टेंसी है। तो ऐसी कंपनियों में दोस्तों वेल्थ होने की उम्मीद होती है, या हम यहाँ पे वेटेज दे सकते हैं। एक्सपोर्ट किधर होता है माल दोस्तों, तो 54% माल आपका अफ्रीका ले लेती है, तो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हमारा अफ्रीका में हो रहा है, और यस बजाज ऑटो बहुत ही अच्छा काम इन कंट्रीज में कर रही है। तो ग्रेट। इस व्हीलर में ईवी का कितना पेनिट्रेशन दोस्तों आप देख सकते हो, टू व्हीलर से ज्यादा है। इस साल हम देखें तो 10%
10% थ्री व्हीलर ईवी में कन्वर्ट हो चुकी है, राइट। 100 में से 10 गाड़ियां ईवी बिक रही है, तो 2028 तक हम करीबन 30% थ्री व्हीलर को ईवी में कन्वर्ट होता देखें, राइट। यस, तो 2028 में 30, पर 70% अभी भी पुरानी रिक्शा बिकने वाली है, तो दोनों पे ध्यान होना चाहिए अपनी कंपनियों का, ऑलराइट। तो गुड ग्रोथ एक्सपेक्टेड। अब दोस्तों हम जरा इंडियन ऑटो कंपोनेंट्स का आउटलुक देख ले, राइट, क्योंकि माल जो बेचने वाले हैं ये सब ओईएम को, भाई थ्री व्हीलर बिकेंगे तो बजाज की गाड़ियां बिकेगी, पर माल किसका लगेगा अंदर, एनसीएल किसकी लगेगी, राइट। तो चलो दोस्तों ये डेटा भी हम लोग चेक करें, राइट। सो एज यू कैन सी दोस्तों, सबसे ऑटो कंपोनेंट का प्रोडक्शन स्प्लिट है ये व्हीकल कैटेगरी के साथ, सबसे ज्यादा ऑटो कंपोनेंट्स किधर यूज होते हैं, तो यू कैन सी 53% दोस्तों कार्स एंड यूवी में, और सेकंड नंबर पे आता है टू व्हीलर, थर्ड पे आता है कॉमर्शियल व्हीकल। तो 50% का मार्केट तो कार्स और यानी पैसेंजर व्हीकल गाड़ियों में ही ऑटो कंपोनेंट्स का एक बड़ा योगदान रहता है। ऑटो कंपोनेंट की कंपनियां किसको माल बेचती है, तो दोस्तों आप देख सकते हो अभी 63% माल ओईएम के पास जाता है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, यानी बजाज, हीरो, मारुति, ये सब कंपनियां आज माल लेती है। अगर 100 रुपए का धंधा हुआ तो 63% कौन ले रहा है, ओईएम कंपनी आज खरीदती है। 17% रिप्लेसमेंट में आ रहा है, गाड़ी बन गई पर उसमें काम तो बार बार लगेगा ना पार्ट्स का, तो 70% टर्नओवर रिप्लेसमेंट का हुआ और 20% हम एक्सपोर्ट करते हैं, राइट। 2028 में ये हो जाएगा कि इन कंपोनेंट्स की कंपनी का करीबन 73% माल ओईएम लेंगे और रिप्लेसमेंट मार्केट डाउन हो जाएगा जैसे जैसे दोस्तों ईवी पेनिट्रेट होगा, राइट। तो मैं 16 से 18% कगार का उम्मीद रख सकता हूं कि जो ओईएम कंपनीज कंपोनेंट्स खरीदेगी, इतने कगार से दोस्तों धंधा बढ़ना है विद ओईएम, राइट। अब किधर यूज होता है दोस्तों, दोस्तों सेगमेंट वाइज प्रोडक्शन ब्रेकअप इन फिस्कल 23 जगह ऐसी है जहां पे 50% माल कंज्यूम हो जाता है, 25% इन इंजन कंपोनेंट, राइट, इंजन रिलेटेड, अब ये तो बंद हो जाएगा ईवी के बाद, राइट। सेकंड, सस्पेंशन एंड ब्रेकिंग में 15% ये काम लगेगा। थर्ड आते हैं दोस्तों बॉडी चेसिस, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटीरियर जो नॉन इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंज्यूमेबल एंड मिसलेनियस, ये बनके पूरी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री बनती है दोस्तों। हमारी ऑटो की कंपनी की कंपनियां दोस्तों एक्सपोर्ट भी अच्छा कर रही है दोस्तों। 2017 में करीबन 5 लाख करोड़ का टर्नओवर हमारी कंपनियां एक्सपोर्ट से करती थी, जो अभी 2023 में हम 10 लाख करोड़ के टर्नओवर पे पहुंचने को आए हैं। ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स की एक्सपोर्ट की बात चल रही है। एक्सपोर्ट किधर होता है दोस्तों, तो 55% एक्सपोर्ट नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में होता है। तो मेन हमारा एक्सपोर्ट फ्रेंड कौन है, यूएस एंड यूरोप, राइट फ्रेंड्स। तो हम ऑटो कंपोनेंट्स डोमेस्टिकली भी कर रहे हैं और इंटरनेशनली भी अच्छा हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। अब दोस्तों पैसेंजर व्हीकल का भी रिव्यू देख लेते हैं कि पैसेंजर व्हीकल कैसा रहना चाहिए। पैसेंजर व्हीकल में आप देख सकते हो कि ऑलरेडी अभी भी अच्छा है, राइट। जैसे 2019 में हमने ज्यादातर ऑटो सेक्टर के लाइफ टाइम हाई वॉल्यूम देखे थे, तो करीबन 40 लाख गाड़ियां दोस्तों 2019 में बिकती थी, जो धीमे धीमे कम होने लगी 2021 तक, पर 2022 से यूटर्न आया और 2023 में तो हमने वापस से लाइफ टाइम हाई लगा दिया। तो अब गाड़ियां पैसेंजर कार इंडिया में लाइफ टाइम हाई बिक रही है दोस्तों। ये साल भी हम करीबन 47 लाख गाड़ियां, 47 लाख पैसेंजर कार की बिक्री की उम्मीद करेंगे, राइट। आने वाले 5 सालों में 6 to 8% से ये वॉल्यूम बढ़ते जाएंगे। 2028 तक करीबन 60 लाख प्लस गाड़ियां इंडिया में बिकती होगी। तो ये कौन बेचेगा यार इतनी सारी गाड़ियां, कौन सी कंपनी को फायदा होगा बोलो। सबसे ज्यादा बेनिफिट कौन सी कंपनी लेने वाली है दोस्तों, 40% का मार्केट शेयर आपकी मारुति का है। तो मारुति जो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, इंडिया में सबसे ज्यादा गाड़ियां, सबसे ज्यादा नहीं, इनफैक्ट किंग साइज प्लेयर हुआ मारुति सुजुकी दोस्तों। डेट फ्री कंपनी, कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी, डेफिनेटली ऐसी कंपनियों में वेल्थ बनती है। क्यों, एक तो इनका मार्केट शेयर तगड़ा है, एक इनका सेगमेंट ग्रो करने वाले 6-8% से है, तो ये करीबन 12-13% से तो इनके धंधे बढ़ेंगे, राइट। तो डेफिनेटली मारुति इज लीडर। इसके साथ दूसरी एक चीज बहुत पसंद आई दोस्तों, टाटा मोटर जो कि तीसरे नंबर पे था 2018 में, और महिंद्रा, ये दोनों मिलकर 10% धंधा करते थे, 11%। आज दोस्तों अगर हम देखें तो टाटा मोटर ने अपनी जगह 5% से 12% मार्केट में बनाई, तो इन्होंने अपने शेयर को बढ़ाया, और महिंद्रा 8%। तो देखो अपनी इंडियन दोनों कंपनी जो मिलकर खाली 11% शेयर रखती थी इंडिया में, आज दो मिलकर 20% शेयर तो होने लगा। कह सकते हैं ना इंडिया में इंडियन 100 में से 20 गाड़ियां तो बिकती है भाई, तो ये इंडिया के लिए तो डेफिनेटली अच्छा है, राइट। फ्यूचर ग्रोथ कैसा होगा, मैंने 6% तो बताया, लेकिन क्यों दोस्तों, क्योंकि इंडिया में गाड़ियां लेस पेनिट्रेटेड है। आप बोलोगे यार भीड़ तो देखो कितनी होती है रोड पे, हाईवे पे हर जगह चक्का जाम, पर दोस्तों वो दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम हुआ। गाड़ियां तो हमारी अभी भी कम है दोस्तों। ये जो चार्ट है बड़ा निराला चार्ट है। एक है जीडीपी पर कैपिटा, दोस्तों सीधी बात है, जो कंट्री की जीडीपी पर कैपिटा ज्यादा होगी वही तो गाड़ी अफोर्ड कर पाएगा। तो सबसे ज्यादा जीडीपी पर कैपिटा जहां से यहाँ पे यूएस का है, तो यूएस का पेनिट्रेशन भी गाड़ी का ज्यादा है। 10,000 हर 1000 में से 800 लोगों के पास गाड़ियां है, राइट। अब ऐसे अगर आप जापान तक आओ, जापान का भी जीडीपी पर कैपिटा अच्छा, जापान में 1000 में से 600 लोगों के पास गाड़ियां। अब चाइना आओ दोस्तों, चाइना में हर 1000 में से करीबन 200 लोगों के पास गाड़ियां। इंडिया में तो बहुत कम है दोस्तों, खाली 1000 में से 40 लोगों के पास गाड़ी है। अब आप भाई घूमते हो मेगा सिटी, मेट्रो सिटी में, वहां ज्यादा पेनिट्रेटेड है तो वहां पे ट्रैफिक जाम रहता है, पर हमको तो पूरा इंडिया देखना पड़ता है। तो इट इज वेरी लेस पेनिट्रेटेड। हम आने वाले कुछ सालों में क्या देखेंगे पता है, कम से कम 1000 में से 200 लोगों के पास इंडिया में गाड़ियां होगी। तो इंडिया में ये पेनिट्रेशन बढ़ेगा, पैसेंजर कार तो दोस्तों बिकने वाली है, राइट। अब यहाँ पे ईवी का क्या हाल है, लो पेनिट्रेशन है, खाली 1.3% पेनिट्रेशन दोस्तों ईवी का अभी भी है, जो बहुत कम है। कारण दो तीन है दोस्तों, एक तो कीमत बहुत ज्यादा, जैसे ये चार्ट आपको बताता है कोना, अभी कोना ZS 20-25 लाख की गाड़ियां है, तो आपको 400-500 किलोमीटर की रेंज देती है। देखो रेंज वो ज्यादा दे रहे हैं, कीमत भी ज्यादा है, लेकिन इसमें मेन कीमत तो आपकी बैटरी की है। अब बैटरी की वारंटी होती है कितने साल की, देखो यहाँ पे जैसे कोना आपको दे रही है तकरीबन 5 साल की वारंटी, तो मतलब 5 साल बाद वापस से इतना बड़ा बैटरी का खर्चा आने वाला है। तो अभी भी ज्यादा इकोनॉमिकल तो क्या पड़ती है, सीएनजी की गाड़ियां, तो जिसका कारण ये ईवी का लो पेनिट्रेशन है, राइट। या सक्सेस मिली है दोस्तों, टाटा को भी अच्छी मिली, जैसे टीगोर ईवी, नेक्सन ईवी, ये 10-15 लाख की गाड़ी हुई, राइट। पर ये फिर आपको रेंज 300-350 किलोमीटर की देती है, जो ZS और कोना देती है उतना नहीं देती है, बट इट्स ऑलराइट, इकोनॉमिकली भी है उनसे ज्यादा, राइट। अपनी पिछले साल 20,000 गाड़ियां बिकी थी, इस साल 50,000 गाड़ियां बिकी, तो धीमे धीमे ईवी बढ़ता जा रहा है, पर समय क्यों लग रहा है, कॉस्ट। अब दोस्तों लास्ट देख लेते हैं कमर्शियल व्हीकल का ग्रोथ। तो कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री भी अफेक्टेड थी, पर वो धीमे धीमे अगले साल हो सकता है वापस लाइफ टाइम हाई पे आ जाए, जो हमने लाइफ टाइम में 2019 में देखा था। पर कमर्शियल व्हीकल में दोस्तों ग्रोथ 2-3% का रहेगा। कमर्शियल व्हीकल का लीडर कौन है दोस्तों, टाटा मोटर, राइट। दूसरी लिस्टेड कंपनी कौन सी हुई दोस्तों, यहाँ पे अशोक लेलैंड। पर अभी
ग्रोथ 2-3% का होगा तो आप समझ लो दोस्तों सेल्स ग्रोथ आपको 5-10% का मिलेगा। तो फिर वेल्थ क्रिएशन में दोस्तों मुश्किल ही होती है। और दूसरा दोस्तों डेब्ट बर्डन भी हाई है, टाटा पे भी डेब्ट है, अशोक लेलैंड पे भी डेब्ट है, राइट? जहाँ पे ये देखो मार्केट हमने प्रोडक्शन स्पीड बाय ओईएम दिया हुआ है 39% दोस्तों, बहुत ही तगड़ा मार्केट कमर्शियल व्हीकल में टाटा मोटर का है। तो कमर्शियल व्हीकल का नाम है यानी टाटा मोटर एकदम अव्वल, ह्यूज मार्केट, राइट? दूसरे नंबर पे महिंद्रा आता है, तीसरे नंबर पे दोस्तों अशोक लेलैंड आता है। तो अभी क्वालिटी के केस में तो मैं बोलूं महिंद्रा इज मोर बेटर देन इवन अशोक लेलैंड, राइट? मोटर पे डेब्ट बड़ी ज्यादा है जो इनको तकलीफ दे रही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा वैसे डेब्ट में इन दोनों से अच्छा है। तो ट्रैक्टर में लीडरशिप आप बोलोगे भी कमर्शियल व्हीकल में लीडर टाटा है, तो ट्रैक्टर में लीडर कौन है? वहां महिंद्रा महिंद्रा है, राइट? तो चॉइस महिंद्रा की ओर ज्यादा हमारी जा सकती है, ऑलराइट? दोस्तों कमर्शियल व्हीकल में जैसे ई बसेस का यहाँ डेटा दिया हुआ है कि उनका पेनिट्रेशन 2-3% है, यानी 100 में से 2-3 बसें आपको ईवी की मिलेगी। पर यहाँ पे 2028-29 जाते जाते आप देखोगे दोस्तों 100 में से 20 बसेस आपको ईवी मिलेगी, राइट? तो पेनिट्रेशन यहाँ पे भी होगा पर इसमें भी दोस्तों समय लगेगा, राइट? तो इससे हमको कंक्लूजन क्या मिला दोस्तों कि जो कंपनियां हैं उनको अदर मार्केट की भी फोकस रखना पड़ेगा। नहीं तो इतना बड़ा जो 70-80% का दूसरा मार्केट है, टू व्हीलर में, थ्री व्हीलर में, फोर व्हीलर में, और यहाँ पे उसको भी तो कैटर करना पड़ेगा भी वर्षों तक, राइट? तो आंख बंद करके ईवी ईवी बोलेंगे नहीं चलेगा। मार्केट दूसरा बड़ा है वो भी देखे और साथ में अपनी आंखों को खुली रखे ईवी पेनिट्रेशन के लिए। ईवी के लिए भी हम तैयार हो जाए, कल ईवी ही चलने वाला, राइट? सो दिस इज व्हाट वी लर्न अबाउट योर होल ऑटो इंडस्ट्री। अब दोस्तों एस्टिमेटेड ग्रोथ क्या उम्मीद दोस्तों, मैं ऑटो एंसिलरी की कंपनियों के लिए 12% के आसपास का ग्रोथ उम्मीद कर सकता हूँ, 12%, राइट? मार्केट देन ईवी एंड योर कंपनीज आर ऑलरेडी एब्सॉर्बिंग, मतलब ईवी रिलेटेड वो माल बेचने का कर भी रहे हैं। जो भी दोस्तों ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ब्रेक शू एंड एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम में, जो टू व्हीलर में दोस्तों इस्तेमाल होता है, और इनका मार्केट करीबन 50% का है। तो सेफ्टी सिस्टम्स और क्रिटिकल इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस भी सप्लाई करते हैं डिकेड से। मैंने इनका पूरा बाइफरकेशन दिया हुआ है कि कितना धंधा आता है। देखो एबी सिस्टम से 39% टर्नओवर इनको आ रहा है, राइट? तो बड़ा टर्नओवर के लिए रिस्पांसिबल कौन है? एबी सिस्टम एंड एएलपी सॉल्यूशन, ये दो ही हम बोलेंगे इनकी सबसे बड़ी प्रोडक्ट है। कौन है? जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हीरो मोटर के साथ इनकी 30 साल पुरानी रिलेशनशिप है, होंडा 22 साल, बजाज 21 साल। तो जो भी सब कंपनीज है लॉन्ग रिलेशनशिप दोस्तों इनके साथ ये लोग मेंटेन कर रहे हैं। इनके मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन 16 ऑपरेशनल अलग अलग जगह पे है और एक इनका ज्वाइंट वेंचर है। तो पूरे भारत में इनके प्लांट फैले हुए ताकि ये लोकल सप्लाई कर सके, राइट? तो इन डेटा के आधार पे मैं आस्क से क्या उम्मीद करूं दोस्तों? देखो सबसे पहली चीज आस्क की कि ये लीडर नहीं है अपने सेगमेंट में, राइट? तो हम इनको पूरे 5 स्टार नहीं दे सकते। दूसरा दूसरा दोस्तों डेप्थ का भी प्रॉब्लम है, तो मैं इनको 3 स्टार जरूर दूंगा। बुरी कंपनी नहीं है पर सबसे अच्छी भी नहीं, 3 स्टार। दोस्तों इनका टर्नओवर अभी 2500 करोड़ का है, प्रॉफिट 123 करोड़ का है, मार्जिन 4.8% के है, ईपीएस 6 का है। ये साल हम 282 पे मान लो आईपीओ में ले रहे हैं तो मेरा पी 31 का हुआ, क्योंकि मैंने फॉरवर्ड अर्निंग 9 रुपए की गिनी है। इस साल आपका आस्क का धंधा 28 करोड़ का हो जाएगा, प्रॉफिट 181 करोड़ के होंगे। ये साल प्रॉफिट इंक्रीज होंगे क्योंकि इन्फ्लेशन डाउन आ रहा है, राइट? गोइंग फॉरवर्ड 2030 में दोस्तों आपकी आस्क 5000 करोड़ के टर्नओवर को पार करेगी, तब इनका ईपीएस 19 रुपए का हो गया होगा। तो फेयर वैल्यूएशन दोस्तों उस समय आपको 550 से 600 रुपीस के तो दोस्तों मिलने चाहिए। तो अगर मैं ये कंपनी में निवेश करता हूं कोई ऐसी चिंता नहीं है कि कोई बड़ा नुकसान होगा, नो, मेरे को एक 12% का ग्रोथ दोस्तों मिल सकता है, नो डाउट अबाउट इट, राइट? बट यस याद रखें दोस्तों ये सबसे बढ़िया नहीं, बराबर है? सबसे बढ़िया कौन? तो उनो मिंडा एक ऐसी कंपनी है जिसे हम 4 स्टार रेटिंग दे सकते हैं दोस्तों। क्यों? इनका टर्नओवर करीबन 12000 करोड़ का वर्सेस आस्क 2500, प्रॉफिट मार्जिन इनके एकदम तगड़े 6.2 वर्सेस आस्क के 4.8, टैप इक्विटी रेशियो का बिल्कुल फेवरेबल है 0.3 वर्सेस आस्क 0.5। तो यस उनो मिंडा हम लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए एक्यूमुलेट कर सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। ग्रोथ हमको यहाँ पे भी अच्छा होगा सिमिलर टू आस्क, पर यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा अच्छी रहेगी, मार्जिन हमारी ज्यादा अच्छी रहेगी, राइट फ्रेंड्स? ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एंड आस्क। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग द होल प्रेजेंटेशन। दोस्तों सीखना चाहते हो टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, यू कैन स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम एट अवर वेबसाइट और यूट्यूब चैनल, राइट? डिस्क्लोजर बता दो दोस्तों, टिप देने का बिल्कुल हमारा कोई काम नहीं है। हमने प्रयास किया कुछ डेटा एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करें, डिसीजन दोस्तों हमेशा खुद का, राइट? सो इट वाज ग्रेट डिस्कसिंग विद एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। जय हिंद।